नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये 14वां लेक्चर है दोस्तों आज। और आज हम यहाँ पे पुष्यभूति वंश यानी जिसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, जिसमें एक महान शासक हुआ हर्षवर्धन, इस वंश के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बता चुके हैं और गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में आता है पुष्यभूति वंश या जिसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण वंश है दोस्तों, और हर्षवर्धन से संबंधित, उसकी रचनाओं से संबंधित और हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस हिस्ट्री सीरीज में काफी डिटेल्स में हम आपको यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट आपको सिलेबस करा रहे हैं। और ये आपका जो उत्तर भारत का जो हम यहाँ पे इतिहास पढ़ रहे हैं, ये आज आपका यहाँ पे हम रोक के रख देंगे और अगले मंडे से दक्षिण भारत का इतिहास आपका प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत में विशेष तौर पर इतना ही आपको पढ़ना होता है। और फिर अब आता है दक्षिण भारत का इतिहास, वो हम नेक्स्ट मंडे से शुरू करने वाले हैं। और वहां से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जानते होंगे दक्षिण भारत से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक था पुष्यभूति, जिसको पुष्यभूति वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति ने अपनी राजधानी स्थापित की। अब देखो, पुष्यभूति वंश की स्थापना कैसे हुई है, पुष्यभूति वंश का उदय किस प्रकार से होता है। देखो, गुप्त वंश में बहुत सारे महान राजा हुए, लेकिन धीरे धीरे प्रत्येक वंश आपने देखो, जो भी अभी तक आपने वंश पढ़ा है, यहाँ पे प्रत्येक वंश का एक ऐसा समय आता है जो धीरे धीरे फिर वो विनाश की तरफ जाने लग जाता है, यानी वो वंश खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, गुप्त राजाओं की दुर्बलता के कारण यहाँ पे कुछ नए राजवंशों का उदय होता है, और इन्हीं में से एक था पुष्यभूति वंश, जिस वंश में आगे हर्षवर्धन नामक एक शासक, महान शासक होगा, जो संपूर्ण उत्तरी भारत में क्या करेगा, एक छत्र राज करेगा। तो पुष्यभूति वंश की यहाँ पे स्थापना हो चुकी है पुष्यभूति द्वारा, जिसको पुष्यभूति वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में स्थापित की। फिर इस पुष्यभूति वंश में एक अन्य शासक हुआ प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक। देखो, संस्थापक तो कौन है, पुष्यभूति है, लेकिन यह वंश सर्वाधिक जो प्रभाव में आया था वो प्रभाकर वर्मन के शासन काल के दौरान आया था। प्रभाकर वर्मन की यहाँ पे 3 संतानें थी। राजश्री, ये इसकी पुत्री थी, राज्यवर्धन, और तीसरा था हर्षवर्धन। तो यहाँ पे होता क्या है कि राजश्री, जो कि प्रभाकर वर्मन की पुत्री थी, इसका विवाह होता है कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। जो ये मैप में आपको दिखा रहा हूं, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान का है। लेकिन जब ये पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है, तो अगर हम बात करें प्रभाकर वर्मन के शासनकाल के दौरान, इनकी राजधानी कहां थी, थानेश्वर थी। और उस समय ये है आपका थानेश्वर, इधर ये हरियाणा है ना। तो कुल मिला के इतना छोटा साम्राज्य था पुष्यभूति वंश का प्रभाकर वर्मन के शासन काल के दौरान, इतना छोटा ही साम्राज्य था। जबकि यहाँ पे कन्नौज, यहाँ पे था कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कन्नौज कहाँ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे कन्नौज में मोखरी वंश के शासक क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और प्रभाकर वर्मन के समय जो मोखरी वंश का यहाँ पे शासक है दोस्तों, वो कौन है, ग्रहवर्मा। मोखरी वंश का शासक कौन है, ग्रहवर्मा। तो जो प्रभाकर वर्मन की पुत्री है राजश्री, इसका विवाह कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से होता है। यह आपकी राजश्री, इसका हो गया विवाह किससे, कन्नौज शासक ग्रहवर्मा से। यहां पे आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। ग्रहवर्मा जो कि कन्नौज शासक है, मोखरी वंश का कन्नौज का शासक। अब यहां पे होता क्या है कि ग्रहवर्मा का युद्ध होता है किससे, मालवा शासक देवगुप्त से।
और ये देवगुप्त गृहवर्मा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब जब देवगुप्त गृहवर्मा की हत्या करता है तो ये क्या करता है, इस राजश्री को बंदी बना देता है, जो कि प्रभाकर वर्मन की पुत्री थी। अब प्रभाकर वर्मन का बड़ा पुत्र यानी राज्यवर्धन ये देखता है तो ये क्या करता है, अपनी बहन के जो उसका पति होता है गृहवर्मा, उसके हत्यारे देवगुप्त की हत्या कर देता है। यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन जो कि बड़ा पुत्र है प्रभाकर वर्मन का, राजश्री का भाई, ये क्या करता है, इस युद्ध करता है और इसकी हत्या कर देता है देवगुप्त की। अब जो देवगुप्त था इसका एक मित्र था शशांक। देवगुप्त जो कि मालवा शासक है, इसका मित्र था शशांक। और ये शशांक क्या करता है, अपने मित्र देवगुप्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब राजश्री भी इसके पास क्या है, बंदी है। अब राज्यवर्धन का भाई है हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन क्या करता है, हर्षवर्धन अपनी बहन के पति और अपने भाई का बदला लेने के लिए ये शशांक को मार देता है, शशांक की हत्या कर देता है। समझ गया आप, यहां तक आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अभी भी क्या है, जो ये पुष्यभूति वंश है इसकी अभी राजधानी का है थानेश्वर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कन्नौज शासक था गृहवर्मा, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे एक बार दोबारा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रभाकर वर्मन की पुत्री थी राजश्री, राजश्री का विवाह होता है गृहवर्मा से, जो कि कन्नौज शासक है, कन्नौज का शासक। अभी मैंने आपको मैप में बताया था ये कि ये कन्नौज कहाँ है। गृहवर्मा का युद्ध होता है देवगुप्त से, देवगुप्त जो कि मालवा शासक है, देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है। अब देवगुप्त जब इसकी हत्या करता है तो राजश्री का भाई यानी राज्यवर्धन जो कि प्रभाकर और उनका बड़ा पुत्र है, ये राजश्री के पति यानी गृहवर्मा की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार देता है। अब देवगुप्त का मित्र है शशांक, और शशांक फिर क्या करता है, राज्यवर्धन को मार देता है। देवगुप्त के मित्र शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया, और राज्यवर्धन का जो भाई है हर्षवर्धन फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर देता है। और यहाँ पे आपको ये पॉइंट नोट करना है कि जो कन्नौज है, अभी जो कन्नौज जहां पे ये राज्य है वो अभी क्या है, गद्दी विहीन है, यानी वहां का राजा गृहवर्मा की हत्या हो चुकी है, वहां पर कोई भी शासक नहीं है। तो अब क्या होगा, पहले तो हर्षवर्धन क्या करेगा, अपनी बहन राजश्री को जो कि शशांक ने बंदी बना रखी है, शशांक ने उसको क्या कर रखा है, अपने आप बंद कर रखा है, बंदी बना रखा है, उसको छुड़ाएगा। लेकिन जब हर्षवर्धन अपनी बहन को मुक्त करने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन राजश्री पहले ही मुक्त होकर कहां चली गई है, विंध्याचल चली गई है, और वो क्या करना चाहती थी, मरना चाहती, क्योंकि उसके पति गृहवर्मा की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु रहता है उस समय, अतिश दिवाकर, बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम क्या था, अतिश दिवाकर। ये हर्षवर्धन को इसकी बहन का पता बताता है कि वो अभी कहां है। तो बौद्ध भिक्षु अतिश दिवाकर मित्र, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, अतिश दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन राजश्री को खोज देता है और उसको वापस कन्नौज ले आता है। लेकिन कन्नौज के शासक गृहवर्मा की हत्या हो चुकी है और कन्नौज में अभी कोई भी शासक नहीं है। तो जब कन्नौज में कोई भी शासक नहीं है तो फिर हर्षवर्धन को वहां के जो कन्नौज के मंत्री रहते हैं, मंत्रीगण रहते हैं, राज्य के दरबार रहते हैं, और इसकी बहन राजश्री ये हर्षवर्धन को ही कहती है कि तुम्हें यहाँ पे क्या संभालना है, ये राजकाज संभालना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर्षवर्धन यहाँ पे कन्नौज का शासक बन जाता है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश से संबंध था, इनकी राजधानी पहले कहां थी, थानेश्वर थी, यहाँ हरियाणा। लेकिन बाद में ये कन्नौज का शासक किस प्रकार से बनता है, और फिर ये कन्नौज में रहकर बहुत सारे यहाँ पे उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित करके संपूर्ण उत्तर भारत में क्या करता है, अपना साम्राज्य फैला देता है। ये है हर्षवर्धन का साम्राज्य। यहाँ पे जितना भी ये कलर कर रखा है, ये पूरा दोस्तों क्या है, हर्षवर्धन का साम्राज्य है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन राजा बन जाता है कन्नौज का। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रकार इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो राजश्री हो गई प्रभाकर वर्मन की पुत्री,
इसका विवाह कन्नौज शासक गृहवर्मा से होता है। गृहवर्मा की हत्या होती है देवगुप्त द्वारा, और देवगुप्त की हत्या कौन करता है? राज्यवर्धन। फिर राज्यवर्धन की हत्या करता है देवगुप्त का मित्र शशांक। साफ साफ यहाँ पे मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर शशांक की हत्या कौन करता है? हर्षवर्धन। और इस प्रकार से हर्षवर्धन 606 ईस्वी में दोस्तों थानेश्वर का क्या बन जाता है? शासक बनता है। ठीक है, अभी ये शासक बन गया, और फिर ये कहाँ का शासक बन जाता है? कन्नौज का भी ये शासक बन जाता है, जब ये शशांक की हत्या करके अपनी बहन राजश्री को मुक्त करके कन्नौज ले आता है। तो वहां के मंत्रीगण, वहां के राज दरबारी और राजश्री के सहमति से वो कन्नौज का शासक बनता है, जिसकी राजधानी कहां थी? कन्नौज ही थी। यहां तक आपका दोस्तों क्लियर हो गया। यहां मैंने साफ लिखा है कन्नौज का उत्तराधिकारी न होने के कारण ये कन्नौज का शासक बना हर्षवर्धन। अब देखो हर्षवर्धन के बारे में कुछ अन्य फैक्ट। हर्षवर्धन को एक तो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? किस पुष्यभूति वंश के शासक को जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को जाना जाता है। साथ ही साथ हर्षवर्धन ने एक अन्य उपाधि भी धारण की थी। वो उपाधि क्या थी? शकलोत्तरा पथनाथ। शकलोत्तरा पथनाथ। संपूर्ण उत्तरी भारत को, कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये कश्मीर है, तो इसको छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के पश्चात इसने ये उपाधि धारण की थी, शकलोत्तरा पथनाथ। और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था, और वैनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में, यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक सीयूकी में हर्षवर्धन का विवरण भी कर रखा है, और हर्षवर्धन को एक महान शासक बताया है। साथ ही साथ वैनसांग कई दक्षिण राज्यों में भी गया था। अगर हम बात करें दक्षिण में, तो यहाँ पे अभी क्या है, ये चालुक्य वंश का शासक है, चालुक्य वंश के शासक यहाँ पे शासन कर रहे हैं। ये हम आपको अभी दक्षिण भारत में पूरी डिटेल्स में समझाने वाले हैं आगे। और यहाँ पे आपका पल्लव वंश के शासक क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। ये पूरा क्या है? चालुक्य वंश के शासक अभी दक्षिण में शासन कर रहे हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान किस वंश के शासक दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे आगे आपके चालुक्य और यहाँ पे आगे आपके पल्लव। पल्लवों का साम्राज्य भी उस समय बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अब देखो जो वैनसांग था, एक्चुअली ये क्या था? हिंदू धर्म को मानता था, हिंदू धर्म का, और विशेषकर शैव धर्म को, ठीक है, शिव भक्त है, शैव धर्म को मानता था। लेकिन जब यहाँ पे चीनी यात्री वैनसांग आता है, वैनसांग जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और लगभग 15 सालों तक ये भारत में रहा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्षवर्धन के दरबार में इसने काफी समय व्यतीत किया था। तो हर्षवर्धन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का महान समर्थक बना था हर्षवर्धन। ठीक है, भले हर्षवर्धन क्या था? शैव धर्म को मानता था, और इसीलिए हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी दोस्तों माना जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन को। अब देखो हर्षवर्धन की रचना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कीजिए। हाल ही में ये उत्तराखंड जो अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था कि निम्न में से बताइए कि कौन सी हर्षवर्धन की रचना है। और वहां पे या तो प्रियदर्शिका आई थी शायद, हाँ ऑप्शन में प्रियदर्शिका या रत्नावली, ठीक है, इनमें से। तो 3 रचना है दोस्तों हर्षवर्धन की, और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये है आपकी हर्षवर्धन की रचनाएं। अब देखते हैं यहाँ पे हर्षवर्धन के युद्ध अभियान, उत्तरी भारत अभियान और दक्षिणी भारत अभियान। तो उत्तरी भारत अभियान में पहले ही आपको ये बता चुका हूं कि हर्षवर्धन ने लगभग कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य फैला दिया था, लगभग काफी हद तक। ठीक है, ये आप यहाँ पे हर्षवर्धन का साम्राज्य देख सकते हैं। तो हर्षवर्धन ने कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक अपनी सीमा का विस्तार किया था, और साथ ही साथ हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। यानी कहीं ना कहीं हर्षवर्धन का कश्मीर के शासक के साथ युद्ध हुआ था, और हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बलपूर्वक बुद्ध दांत अवशेष, जो बुद्ध दांत अवशेष है, ठीक है, उनको बलपूर्वक प्राप्त किया था। लेकिन हर्षवर्धन ने
कश्मीर तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, यानी कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में इसके साम्राज्य में आता, हर्षवर्धन के साम्राज्य में। दक्षिण अभियान की बात करें तो दक्षिण अभियान में सफल नहीं हो सका था हर्षवर्धन। क्यों नहीं हो सका था? तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे इस समय ये आप देख रहे हैं, ये है चालुक्य वंश, और यहाँ पे अभी चालुक्य वंश का एक महान शासक क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, जिसका नाम क्या है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक है, ये अभी यहाँ पे शासन कर रहा है। अब हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है और ये पूरा हर्षवर्धन का साम्राज्य है उत्तरी भारत में। अब हर्षवर्धन आता है दक्षिण की ओर दक्षिण अभियान के दौरान, लेकिन उसका पहला ही युद्ध किससे होता है, पुलकेशिन द्वितीय से। यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे आपकी नर्मदा नदी है, ये ठीक है, ये नर्मदा नदी है, ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता है हर्षवर्धन, इसलिए दक्षिण अभियान में ये सफल नहीं हो पाता है। तो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार हर्षवर्धन ने अपने युद्ध अभियान लड़े। उसके बाद हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की दो प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों, हर्षचरित और कादंबरी। अब बाणभट्ट और हर्षवर्धन की रचनाओं में बहुत सारा कंफ्यूज होता है अभ्यर्थियों को, और एग्जामिनर भी इन्हीं में क्वेश्चन पूछता है। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं आपको नोट करनी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जबकि बाणभट्ट की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादंबरी। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे आप सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वैनसांग भारत आया था। चीनी यात्री किसके शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ये आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए काफी प्रचलित है, बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए काफी प्रचलित है, और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था वैनसांग। लगभग 15 वर्ष तक दोस्तों ये भारत में रहा था और काफी रिसर्च किया उसने उस समय भारत में, बहुत सारे शासकों के यहाँ गया, यहाँ तक कि जो ये क्या है यहाँ पे वैनसांग है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उत्तरी भारत में ही रहा होगा, दक्षिण में जो ये यहाँ पे पल्लव वंश है, यहाँ पर भी पल्लव वंश में इस समय किसका शासन था, नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश का शासक था, और नरसिंह वर्मन यहाँ पे प्रथम, ठीक है, 641 ईस्वी के आसपास वैनसांग पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में गया था। कब गया था वैनसांग इसके दरबार में, 641 ईस्वी में। तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में इस प्रकार से ही बन सकता है, अगर कोई बड़ा एग्जाम है तो जो यहाँ पे हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के कौन सा समकालीन शासक पल्लव वंश में उस समय शासन कर रहा था, तो नरसिंह वर्मन। और यहाँ पे जो चालुक्य वंश है इसमें कौन शासन कर रहा है, तो पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हर्षवर्धन को पराजित भी कर देता है। तो ये दोनों राजाओं के नाम आपको नोट करने हैं। अभी आपको जब आगे हम दक्षिण भारत के बारे में बताएंगे तो वहां पर इन दोनों राजाओं के बारे में आपको डिटेल्स में समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक दोस्तों हो गया। और लगभग 15 वर्ष तक वैनसांग भारत में रहा था, और वैनसांग के समय जब ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था, तो इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था, कुलपति कौन थे, वो थे शीलभद्र। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगभग अगर हम वैनसांग की बात करें तो ये लगभग 629 ईस्वी के आसपास ये चीन से चला था, और 630-31 में ये भारत पहुंचा था, और लगभग अगर 15 वर्ष की बात करें तो 645 ईस्वी तक ये भारत रहा होगा वैनसांग। ठीक है, 629 ईस्वी में ये चाइना से चला था। तो ये तो हो गया दोस्तों वैनसांग। अब दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है, जो शासन है, वो किस प्रकार से चलता था, शासन प्रशासन किस प्रकार से चलता था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन का प्रशासन आप हेडिंग डाल सकते हैं। वैसे यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। हर्षवर्धन के शासनकाल में राष्ट्र का शासक, सबसे जो बड़ी इकाई थी वो राष्ट्र थी, यहाँ का शासक
राजा कहलाता था, जो कि कौन था? हर्षवर्धन, शासक। फिर राष्ट्र के नीचे यहाँ पे भुक्ति या प्रांत, प्रांतों को इस समय क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति में जो अधिकारी थे, जो वहां पे शासन कर रहे थे, जो शासन व्यवस्था संभालते थे, उन्हें लोकपाल, उपरिक या राजा स्थानीय भी कहा जाता था। तो यहाँ पे मैं उपरिक लिख रहा हूं, साथ साथ उपरिक को राजा स्थानीय यानी उस स्थान का, उस क्षेत्र का जो शासक है, जो अधिकारी है, राजा स्थानीय या लोकपाल भी उन्हें कहा जाता। भुक्ति के नीचे यहाँ पे आते विस या विषय, या आप कह सकते हैं जिला, और यहाँ का जो अधिकारी था वो विसपति कहलाता था। और विस के नीचे यहाँ पे सीधे ग्राम, और यहाँ पे ग्रामीणी, इसका क्या होता? शासक होता था। कुछ अधिकारियों की अगर बात की जाए तो सेनापति को क्या कहा जाता था? सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था, सिंहनाद। और जो अश्वसेन का, जो अश्वसेना व्यक्ति, अश्वसेना, इसका प्रधान कहलाता कुंतल। साथ साथ जो पुलिस विभाग का अधिकारी होता उसको दंडपासी कहते थे, और पुलिस कर्मी को चाट या भाट भी कहा जाता। जबकि जो राजा का सबसे अधीनस्थ शासक या विश्वसनीय, आप सामंत कह सकते हैं, विश्वसनीय जो क्या होता अधिकारी होता, उसको महासामंत भी कहा जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हर्षवर्धन का शासनकाल था, और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है भारत का। तो ये मैप के माध्यम से पूरी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार हर्षवर्धन यहाँ पे अधिकांश उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, किस प्रकार, जो कि एक पुष्यभूति वंश से संबंधित है। इनकी राजधानी पहले थानेश्वर हुआ करती, बाद में किस प्रकार अपनी राजधानी कन्नौज को बनाते हैं, क्योंकि कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन की बहन थी एक राजश्री, और उसका भाई राजवर्धन, इनके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे पुष्यभूति वंश भी समाप्त हो जाता है। पुष्यभूति वंश के बारे में इससे ज्यादा कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और ये रचनाएं जो मैंने आपको बताई है हर्षवर्धन की, और यहाँ पे बाणभट्ट की, हर्षचरित कादंबरी बाणभट्ट की है, और हर्षवर्धन की यहाँ पे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विशेष तौर पर ये आपको जरूर नोट करनी है। और नेक्स्ट मंडे से दोस्तों हमारा शुरू होने वाला है दक्षिण भारत का इतिहास। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि दक्षिण भारत का इतिहास हमको पढ़ना कैसे है। अभी हम उत्तरी भारत में हैं, और उत्तरी भारत में हम यहाँ पे 600 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी के बीच आ चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने दक्षिण भारत के बारे में चर्चा नहीं की थी। बीच में हम लगातार आपको उत्तरी भारत में, देखो मौर्य काल, मौर्य जो साम्राज्य था वैसे भारत के मतलब कुछ दक्षिण हिस्से में भी फैल चुका था, लेकिन विशेष तौर पर इधर तक, ठीक है, यहाँ नीचे नहीं था। मौर्य काल हो गया आपका, और उसके बाद आपका मौर्य काल के दौरान यहाँ पे दक्षिण में आपके कौन कौन से वंश थे? यहाँ पे पांड्य वंश हो गया, चोल, चेर, ये वंश। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, जब मौर्य साम्राज्य था यहाँ पे उत्तरी भारत में, तो उस समय दक्षिण में किसका साम्राज्य था? गुप्त काल में दक्षिण में किसका साम्राज्य था? और अब पुष्यभूति वंश के दौरान जब ये उत्तरी भारत में हर्षवर्धन है, तो उस समय दक्षिण में किसका शासन है? इस क्रम में हम आगे चलेंगे। तो लगभग प्रथम ईस्वी से लेकर और आपके जो भी आगे हम दक्षिण भारत का जितना भी इतिहास होगा वो हम यहाँ पे मंडे से शुरू करने वाले हैं। तो काफी अच्छी सीरीज दोस्तों होने वाली है, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कितनी हेल्पफुल आपके लिए सीरीज हो रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।